हेलो फ्रेंड्स। तो हमारी जो क्लास थी वो लाइट चली गई थी, इसीलिए डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि वाईफाई से क्लास चल रही थी। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और जैसे ही लाइट आती है ये क्लास अपलोड होके आज का जो भी टारगेट था वो डन होके आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं क्लास को डिले नहीं करना चाहती हूँ। आज फिर यदि रिकॉर्ड ना करूँगी तो ये बर्डन कल हमको भुगतना पड़ेगा, तो इसको आज ही हम झेल लेते हैं, ठीक है। देखिए, लेटेराइट मिट्टी तो मैंने बताया था कि उच्च ताप वाली और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ जो वर्षा होती है उसमें जो तीव्र निक्षालन है उसका परिणाम है लेटेराइट मिट्टी। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित होता है और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है, ठीक है। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते। अब आपने ये सुना होगा कि जैसे उच्च तापमान होता है तो जीवाणु मर जाते, नष्ट हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते। यहाँ आपको फंसाएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि उच्च तापमान होगा तो जीवाणु तो नष्ट हो जाएंगे और जीवाणु नष्ट होंगे, सूक्ष्मजीव पेड़ पौधों की जब मृत्यु होंगी तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाएगी। आप इस तरह से वहाँ लॉजिक लगाओगे लेकिन आपका लॉजिक फेल कर जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जो जीवाणु है ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट करे। तो ये है लूसेंट पढ़ने का तरीका। और क्यों, मतलब साथ में लूसेंट पढ़नी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है। आप जब अकेले पढ़ते हो तो किन बिंदुओं पर फोकस नहीं कर पाते और यहाँ किन बिंदुओं को, किन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लोह ऑक्साइड और पोटाश की बहुलता होती है। कमी किसकी है, नाइट्रोजन की कमी हर एक मिट्टी में मिलेगी, फास्फेट और कैल्शियम की कमी हर एक मिट्टी में मिलेगी, और बहुलता किसकी होगी, पोटाश की और लोह ऑक्साइड की। हमने जलोढ़ मिट्टी पढ़ी थी, वहाँ पे भी जो पोटाश था उसकी बहुलता थी, ठीक है। और लोहा ऑक्साइड, चूने की बहुलता किस में देखी थी, काली मिट्टी में देखी थी। यहाँ लेटेराइट मिट्टी में दिया है कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे क्या समझ में आता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मतलब दक्षिण भारत में यहाँ केरल आ जाएगा, यहाँ कर्नाटक, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ कर्नाटक, मतलब निचले 3 जिले आपको याद रखना है। उसके बाद अपना प्यारा मध्य प्रदेश याद रखना है, मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा याद रखना है यहाँ पे, और उत्तर पूर्वी राज्य असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया है। कैसे निर्मित होती है, कैसे निर्मित होती है, शैलों के टूट फूट से निर्मित होती है। किस में वर्गीकृत किया है इसको, गहरी लाल लेटेराइट में, सफ़ेद लेटेराइट में और भूमिगत जलवायु लेटेराइट में वर्गीकृत किया है। जो गहरी लाल लेटेराइट है उसमें लोह ऑक्साइड और पोटाश की बहुलता होती है, इसमें पोटाश अधिक है और लोह ऑक्साइड अधिक है। किसमें, गहरी लाल लेटेराइट में। चूँकि लोह ऑक्साइड के कारण रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो यहाँ इससे ऐसा रिलेट करना। इसकी उर्वरता कम होती है लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। उर्वरता कैसी होती, कम होती है, लेकिन जो निचला भाग है वहाँ पे कुछ खेती की जा सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। जो ड्राई फ्रूट है काजू, यदि पूछ ले काजू किस मिट्टी में पनपता है तो लाल लेटेराइट मिट्टी में। गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी काजू के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। यहाँ क्या याद रखना है, 3 फैक्ट याद रखना है। सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो केओलिन के कारण, ठीक है। केओलिन के कारण सफ़ेद रंग होता है। और लेटेराइट मिट्टी में सबसे कम उर्वरता किस मिट्टी की होती है, तो सबसे कम उर्वरता केओलिन मिट्टी की होती है, जो सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी है, और केओलिन के कारण ही रंग सफ़ेद होता है। फिर भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है। जो भूमिगत जलवायु की बात की जाए वो बहुत उपजाऊ होंगी। इसको कैसे याद रखोगे, भूमिगत पानी याद रखना। तो जब भूमिगत पानी रहेगा तो वहाँ पे जो फसल है बहुत अच्छा उत्पादन होगा। तो इसीलिए बोला है कि जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लोह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। देखो, पहले बात तो उन्होंने ये बोला कि ये जो लेटेराइट मिट्टी इसमें लोह ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है,
उसके बाद में अभी हमने एक फैक्ट पढ़ा, कौन सा पढ़ा हमने, सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी पढ़ा। इसके बारे में ये देखा कि रंग सफ़ेद होता है और केवलिंग के कारण रंग सफ़ेद होता है, और उर्वरता सबसे कम यदि बात करें तो ये सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता सबसे कम होती है। फिर उन्होंने ये बोला कि भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती, काफ़ी उपजाऊ होती। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब बारिश होती है तो ऊपर का जो लोहा ऑक्साइड है जल में क्या होगा, घुल जाएगा, और जल में घुलकर नीचे चले जाएगा, इसीलिए मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए? चाय के लिए, इलायची और काजू। अभी काजू के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी बताया, उसके अलावा चाय और इलायची के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। शुष्क मृदा की बात करते हैं, ये सामान्य संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। इसका रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। किशमिश का रंग आपने देखा है, और लाल रंग भी आपको पता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए क्या 4 बिंदु याद रखने। सबसे पहले शुष्क मृदा का रंग कैसा होता है, तो लाल या किशमिशी, 2 ऑप्शन दिए रहे, उसके साथ जाना है। इसकी संरचना कैसी होती, बलुई, है ना, और प्रकृति से कैसी होती, लवणीय। आपसे पूछ दे कि शुष्क मिट्टी क्षारीय है या लवणीय है, तो ये मिट्टी लवणीय है, ठीक है। और इसकी संरचना कैसी, बलुई। बलुई मिट्टी मतलब थोड़ी रेत जिसमें मिली रहती, इस तरह की मिट्टी। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इनमें नमी और ह्यूमस की कमी होती है। नमी कम क्यों रहेगी, क्योंकि तापमान ज़्यादा है। जब तापमान ज़्यादा रहेगा तो पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, तीव्र गति से वाष्पीकरण हो जाएगा। और जलवायु कैसी, शुष्क है, तो इनमें क्या है, नमी और ह्यूमस की कमी रहती है। और क्या बिंदु बोले हैं इसमें, ये बोला है कि नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होता है। नाइट्रोजन हर मृदा में कमी मिलेगा और फास्फेट इसमें ठीक ठाक पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने बोला है कि जो कुछ ऐसे क्षेत्र है वहाँ जो भी शुष्क मृदा पाई जाती है तो उनमें नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यदि उस पानी को वाष्पीकृत कर ले तो हमको नमक मिल जाएगा, ठीक है। शुष्क मृदा है, इसमें क्या है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इस मिट्टी से यदि हम पानी को वाष्पीकृत कर ले तो फिर जो भी बचेगा वो नमक के रूप में हमको प्राप्त होगा, ऐसा बोला है। तो कभी पूछ ले कि किस मिट्टी से नमक प्राप्त किया जा सकता है, तो शुष्क मृदा से नमक प्राप्त किया जा सकता है। इस मृदा की तली में कंकड़ों की परत, चूना की मात्रा बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदा अनुर्वर है क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदा विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुई है। क्या याद रखना है, शुष्क मिट्टी कैसी होती है, अनुर्वर होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमस और जैव पदार्थ इसमें कम पाए जाएंगे। जहाँ इन पदार्थों की कमी है वहाँ मिट्टी उर्वर नहीं होगी। ये मृदा विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से पाई जाती है। चूंकि शुष्क मृदा है तो कैसे क्षेत्र में रहेगी, जहाँ की भौगोलिक दशाएं भी शुष्क है, तो ये पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर यहाँ क्या बोला है, इसकी तली में कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। जैसे ये तली है, ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी, इसकी तली में यदि कंकड़ है तो पानी का रिसाव नहीं हो पाएगा। कंकड़ एक अवरोधी परत का काम करेंगे, पानी का रिसाव नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या नुकसान होगा, तो सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। यदि पानी भूगर्भ में नहीं जा पाएगा तो पानी उसी मिट्टी में वही बना रहेगा। तो जब भी हम पौधे लगा रहे, वहाँ बीज की बुआई कर रहे, तो जो भी फसल उगेगी तो हमको पानी वहाँ पे पर्याप्त रूप से मिल जाएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे लवण मृदा की बात की है। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहते हैं। देखिए, एक आता है रेह, ऊसर और कल्लर। ये जो है काली मिट्टी को भी बोला जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, लवण मृदा को ऊसर मृदा बोला है। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। चूंकि लवण मृदा बोला है और ये सोडियम, पोटेशियम और ये इनका अनुपात तो फिर इसमें अधिक होगा। ये अनुर्वर होती है और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती। कैसी होती है, अनुर्वर होती। जब अनुर्वर है
तो वनस्पति नहीं उगेगी और चूने और नाइट्रोजन की कमी रहेगी, इसीलिए भी अनुर्वर है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनुपों में पाई जाती। कहाँ? जो शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जो जलाक्रांत क्षेत्र है, जल की मात्रा जहाँ अधिक है, और अनुप ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। कहाँ कहाँ क्षेत्र इन्होंने बताया है? इन्होंने पश्चिमी गुजरात बोला है, पूर्वी तट के डेल्टा बोला है और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन बोला है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और पूर्वी तट के डेल्टा, इसमें पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट की बात नहीं की है, केवल गुजरात के पश्चिमी भाग के बारे में बोला है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण, ठीक है, क्या बोला है? कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते। कच्छ का रण गुजरात में आता है। इन्होंने बोला है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा जब इस गुजरात में प्रवेश करती है तो उसके साथ नमक के कण आते और ये एक पपड़ी के रूप में कहाँ जमा होंगे? ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदा भी लवणीय होती जा रही है और मृदा की ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। मृदा की लवणता की ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी है। यहाँ से 3 प्रश्न याद रखना है। सबसे पहला प्रश्न कि जो लवणीय मृदा है, इस मृदा का आपको उपचार करना है तो किससे करेंगे? जिप्सम से करेंगे। दूसरा प्रश्न किन राज्यों में ऐसी समस्या है? तो पंजाब और हरियाणा में समस्या है। तीसरा प्रश्न कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो नमक के कण आते हैं और पपड़ी के रूप में उभार में जमा हो जाते हैं, किस क्षेत्र में? कच्छ के रण की बात की गई है। ठीक है, और किसके कारण ये जलोढ़ मृदा भी लवणीय होती जा रही है? अत्यधिक सिंचाई के कारण। आपको ऑप्शन दे देगा अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक मृदा अपरदन, अत्यधिक खरपतनाशकों का प्रयोग। लेकिन आपको सिंचाई याद रखना, और ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सिंचाई को प्रायोरिटी नहीं दोगे सही विकल्प लगाने के लिए। आप खरपतवार कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए प्राथमिकता दोगे कि हाँ, इनके कारण मृदा के जैविक रासायनिक तत्वों में परिवर्तन होता होगा इसीलिए, लेकिन नहीं, आपको सिंचाई लगाना। ठीक है, आगे देखते। आगे पीठमय मृदा के बारे में बोला है। तो ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी है। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्य गाढ़े और काले रंग की होती है, अनेक स्थानों पर क्षारीय भी है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती। पीठमय मृदा के बारे में बोला है। क्या क्या याद रखना है पीठमय मृदा? सबसे पहले इनमें जैव पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50%, मतलब 50% जैव पदार्थ है, अच्छी बात है। ये इनका रंग कैसा होता है? तो इनका रंग जो है या तो गाढ़ा होगा या काला होगा, और कई स्थानों पर कैसी इनकी प्रकृति? क्षारीय इनकी प्रकृति है। उसके बाद में किन स्थानों पर पाई जाती है? जहाँ भारी वर्षा है और उच्च आर्द्रता है, इनसे युक्त क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र कहाँ है? बिहार का उत्तरी भाग है, उत्तरांचल का दक्षिण भाग है, पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा और तमिलनाडु। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पाई जा रही है, उसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में कोई स्थान नहीं है। तो इतने सारे बिंदु याद रखना है, इस तरह से दिमाग में छापना है इसको। जो वन मृदा है पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में से दुमटी और पांशु होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती। क्या बोल दिया इन्होंने? वन मृदाएं। सबसे पहली बात यहाँ पे वन दिया है, तो इससे हमको क्या समझ में आएगा कि ये वन क्षेत्रों में पाई जाती है। और कैसे वन क्षेत्रों में? जहाँ पर्याप्त वर्षा होती हो, है ना। पर्याप्त वर्षा न हो तो वन क्षेत्र भी घने नहीं रहेंगे, वहाँ वन क्षेत्र घने नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पे मिट्टी कैसे पनपेगी? तो पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इससे हमको 2 बातें समझ आई, एक तो पर्याप्त वर्षा होगी ऐसे वन क्षेत्रों में, और पर्वतीय इनका पर्यावरण होगा। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती। जो मिट्टी का गठन है और उसकी जो संरचना है वो क्या है? बदलते रहेंगी। घाटियों में से दुमटी और पांशु होती है और ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। ऊपरी ढालों पर मोटे कण होंगे, और जो ऊपरी ढाल मतलब ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है।
तो ये इसका ऊपरी ढाल हो गया और ये इसकी घाटी हो गई। तो घाटी में कैसी मोटे कणों वाली होती है और जो ऊपरी ढाल है उसमें दुमटी और पांशु होती है। फिर क्या बोला है, हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर है। जो निचली घाटी है उसमें उर्वर मृदा पाई जाती है और हिमालय के जो हिमाच्छादित क्षेत्र है जो बर्फ से ढके हैं उनमें इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस, वहाँ ह्यूमस तो बिल्कुल कम रहेगा और प्रकृति उसकी अम्लीय है। देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी की स्थापना 1959 में की गई। 3 फैक्ट याद रखना है। काजरी, इसका फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई, 1959 में। तीसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जोधपुर राजस्थान में। शायद यहाँ दिया नहीं है, हाँ ये दिया हुआ है, जोधपुर राजस्थान में आता है। तो देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर कंट्रोल करने के लिए 53 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। 4 फैक्ट याद रखने। पहला, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया, 1953 में किया। क्यों किया, मृदा अपरदन और उसके जो भी दुष्परिणाम है उन पर कंट्रोल करने के लिए। एक तो मृदा अपरदन को होने से रोकना है, दूसरा जो भी दुष्परिणाम हो रहे उनको कंट्रोल करना है। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए कहाँ, जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, 1959 में। आगे देखिए, मृदा की उर्वरता में कमी के क्या कारण है। पोषक तत्वों का ह्रास होता है। निक्षालन भारी वर्षा के कारण होता है। अपरदन में क्या होता है, उर्वरा युक्त मिट्टी की सतह ह्रास हो जाती है। देखिए, बहुत अधिक वर्षा से भी अपरदन होता है या तो नदियों घाटियों में भी अपरदन होता है। तो जो उर्वरा शक्ति है ऊपर वाली, उसकी सतह का ह्रास, वो सतह का ही नुकसान हो जाता है। कृषि भूमि का अधिक उपयोग करने से भी मिट्टी की उर्वरता में कमी होती है। और दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, आपके पास नई तकनीक नहीं है, जो भी संसाधन है उसका सर्वोत्तम दोहन कैसे करना है आपको नहीं पता, तो उससे भी क्या होता है, मृदा के उर्वरता में कमी आती है, उसके गुणों में कमी आती है। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी होती है। ये आपको यूनिवर्सल फैक्ट मिल गया, चाहे कोई भी मिट्टी से संबंधित प्रश्न आए, यदि गुणवत्ता में कमी, मृदा अपरदन पूछा या मिट्टी पूछी है तो ये तत्वों की कमी आप उस मिट्टी में बिल्कुल लिख सकते। या कभी स्टेटमेंट भी आप क्या है कि भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन की बहुत अधिकता होती है तो गलत मानना है, फास्फोरस की अधिकता होती है तो गलत मानना है। पोटाश, देखो कुछ स्पेशल मिट्टी में पोटाश पाई जाती है जैसे जलोढ़ मिट्टी, लेकिन उसके अलावा सभी मिट्टी दे दें, यदि सभी मिट्टियों में पोटाश की अधिकता पाई जाती है तो स्टेटमेंट स्वतः गलत हो जाएगा। देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर कंट्रोल हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। अभी ऊपर वाली लाइन में ही पड़ा है। उसके बाद भारतीय मृदा एक नज़र में इन्होंने दी है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, मैंने क्या बोला था, जो उत्तरी वाला मैदानी क्षेत्र उसमें जलोढ़ मिट्टी। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब और समुद्र तट का मैदान। कौन सा दोआब है, 3 नदियाँ, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सतलज दे नहीं लगाना है। यमुना दे, हाँ यमुना में भी कुछ मात्रा में कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। फसलें धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन, ठीक है। पोटाश और चूना की प्रचुरता, ये याद रखने वाली बात है। आगे क्या देखना है, काली मिट्टी। काली मिट्टी मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश है, उसके बाद नीचे आप महाराष्ट्र लगाना, यहाँ गुजरात लगाना, यहाँ तमिलनाडु लगाना, राजस्थान का भी एकाधिक क्षेत्र कुछ था इसमें, और इधर उड़ीसा, ठीक है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र। कपास बहुत परफेक्ट है, कपास के लिए काली मिट्टी। सोयाबीन, चना, ज्वार और गेहूँ, इसमें पोटाश, चूना और मैग्नीशियम की प्रचुरता। चूना कैसे याद करवाया था, चूने में पानी डालो तो अवशोषित कर लेती है, और ये काली मिट्टी पानी का बहुत ज़्यादा अवशोषण करती है, इसीलिए वो चिकनी भी हो जाती है, मतलब उसमें गांठें पड़ जाती है। लेटेराइट मिट्टी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनका पर्वत पादीय क्षेत्र। यहाँ पे काजू की प्रचुरता हो रही थी किस मिट्टी में, गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी में। उसके बाद चाय, कॉफ़ी, रबर, सिंकोना, ये लोहा और एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है। और जो एक केओलिन के कारण उसका रंग सफ़ेद हो रहा था, ठीक है, केओलिन के कारण रंग सफ़ेद हो रहा था लेटेराइट मिट्टी में। लाल मिट्टी मोटे अनाजों के लिए, इसमें मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
लोहे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाएगा? लौह तत्व। संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पश्चिमी और उत्तर प्रदेश। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों और जौ। लवण और फास्फोरस की इसमें प्रचुरता होती है। बात आती पर्वतीय मृदा की, कहाँ पाई जाएंगी? पर्वतों पर। हमारे यहाँ पर्वत का है कश्मीर में। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो जो बड़े बड़े पर्वत हैं उनमें पर्वतीय मृदा मिलेगी। वहाँ सेब, नाशपाती और आलू। पोटाश और फास्फोरस की इसमें प्रचुरता होती है। ठीक है, आगे देखते क्या दिया है। ठीक है, मिट्टी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं रिकॉर्डिंग में इसीलिए आगे की क्लास, जैसे भारत की कृषि इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल लाइव करूँगी। जब लाइव करूँगी तो आप सभी जुड़ते हैं, बहुत मन लगा के उसको सुनते समझते हैं, तो लाइव क्लास का भी एक अलग ही इम्प्रेशन होता है, इसीलिए अभी नहीं कर रही हूँ। मिट्टी वाला चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिया है मैंने। सिनॉप्सिस जो है वो ग्रुप में भेज दिया है। जो मिट्टी की फ़ोटो थी आप उसको प्लीज़ अच्छे से देखना और ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना। कल क्लास के पहले ही मैं क्वेश्चन आंसर करूँगी, फिर क्लास स्टार्ट करूँगी। और जैसे ही क्लास हो जाती है उसके बाद भी जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी के पिछले टॉपिक हो गए उसका हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।